हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा करंट का टॉपिक है, यानी कि आज हमारी जो करंट अफेयर की क्लास है वो सुबह 8 बजे के बाद डेली आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पे आपको डेली करंट अफेयर मिलेगी। तो आज यानी कि 20 अप्रैल का जो करंट अफेयर है वो उसकी क्लास है। तो आज भी जो करंट अफेयर है इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो कृपया जो भी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड लगे आपको ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो प्लीज़ आप लोग अपनी डायरी या जो भी नोटबुक वहाँ पे नोट कर लीजिए, या तो आप पीडीएफ मांगे तो इसकी पीडीएफ में मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम नॉलेज, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा करंट का जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत की पहली बड़ी निजी स्वर्ण खदान जोनागिरी, यानी भारत की पहली निजी स्वर्ण खदान जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट है, वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, यानी भारत की जो पहली बड़ी निजी स्वर्ण खदान जो जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट है वो किस राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भारत की जो पहली बड़ी निजी स्वर्ण खदान जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर स्थित है, वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश जो कुर्नूल जिला में स्थित है। यानी कि जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट आज़ादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी स्वर्ण खदान बनने जा रही है। यह भारत के खनन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, यानी कि अभी तक क्या है कि आज़ादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी स्वर्ण खदान बनने जा रही है। यह भारत के खनन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक जो होगा वो मील का पत्थर साबित होगा। तो ये आंध्र प्रदेश के जो कुर्नूल ज़िले में है, कुर्नूल जो ज़िला है वहाँ पर ये जो जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट है वो, यानी कि आंध्र प्रदेश का जो कुर्नूल ज़िला है वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। ये हमारे जो एग्ज़ाम के लिए है ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और रूस, यानी कि भारत और रूस के बीच हाल ही में हुए रेलोस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि भारत और रूस के बीच में जो हाल ही में जो समझौता हुआ है रेलोस, वो समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं जैसे कि अंतरिक्ष अनुसंधान, पारस्परिक रसद विनिमय, कृषि व्यापार या सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये 4 ऑप्शन दे रखे। तो अगर इसका हम सही आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारस्परिक रसद विनिमय, यानी कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज में क्या हुआ कि भारत और रूस का समझौता हुआ है। ठीक, तो जैसे कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक। समझौते में भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग, ठीक है, भारत और रूस के बीच यानी कि रक्षा सहयोग का एक नया अध्याय है, जो दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे की रसद सुविधाएं और बंदरगाहों का उपयोग करने की क्या होगी, अनुमति दी जाएगी। तो ये क्या हुआ कि रूस और भारत के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा करंट का कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही फैसले के अनुसार दहेज निषेध कानून के तहत किस कानूनी कार्रवाई से छूट दी है। यानी कि हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है, तो उस फैसले के अनुसार क्या किया कि दहेज निषेध जो कानून है, कानून के तहत किसी कानूनी कार्रवाई में जो है उसमें छूट दी है। तो इसमें जैसे कि 4 ऑप्शन, जैसे कि पहला ऑप्शन है दहेज लेने वाला परिवार, बिचौलिया जो शादी वगैरह कराता है, पीड़ित महिला और उसके परिवार, यानी कि दहेज देने वाला पक्ष, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीड़ित महिला और उसके परिवार दहेज देने वाला मतलब पक्ष को क्या किया है, कानूनी कार्रवाई में छूट दी है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि दहेज देने वाला पक्ष पीड़ित है, जैसे कि दुल्हन का परिवार, ठीक है, जिसे मजबूर किया गया है, तो उन पर मुकदमा क्या होगा, नहीं चलाया जाएगा।
ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि दहेज देने वाला पक्ष यानी कि लड़की के परिवार वाले, दहेज दुल्हन का परिवार जिसे मजबूर किया गया तो उन पर क्या होगा, मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ी कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की, जिसमें एक छूट प्रदान की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत ने किस वर्ष होने वाले जलवायु शिखर सम्मेलन COP33, ठीक है, कौन सा COP33 की मेजबानी की दावेदारी वापस ले ली है। यानी कि भारत ने किस वर्ष होने वाले जलवायु शिखर सम्मेलन COP33 की मेजबानी की जो दावेदारी थी वो वापस ले ली। ठीक है, तो ये कब था, जैसे कि 2027, 2028, 2030, 2029। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2028 में जो भारत मेज़बानी करने वाला था जलवायु शिखर सम्मेलन COP23 की, उसकी जो मेज़बानी भारत ने वापस ले ली है। ठीक है, इसका क्या कारण है तो बात करते हैं, जैसे कि भारत ने 2028 में प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP23 की मेज़बानी के लिए अपनी आधिकारिक दावेदारी वापस लेकर सबको क्या किया है, चौंका दिया है, जिससे वैश्विक जलवायु कूटनीति में नई चर्चा की शुरू हो गई। ठीक, इससे क्या हो गया कि जब भारत ने क्या है जो दावेदारी कर रहा तो वो भारत ने क्या किया है कि ये अपने दावेदारी को वापस ले लिया है। तो ये जब वापस ले लिया, जिससे एक वैश्विक जलवायु कूटनीति में एक नई चर्चा का विषय बन गया है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना यानी कि भारतीय वायुसेना IAF के लिए विकसित स्वदेशी 1000 किलोग्राम हवाई बम का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, यानी कि भारतीय वायुसेना IAF के लिए विकसित स्वदेशी यानी कि 1000 किलोग्राम हवाई बम का निर्माण है वो किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है। जैसे ऑप्शन इसरो, DRDO, HAL या भारत इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें जो है 5 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि DRDO द्वारा। ठीक है, DRDO द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा DRDO ने वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 1000 किलोग्राम वजन वाले स्वदेशी हवाई बम का सफल परीक्षण और विकास किया है। तो ये हमारा जो होगा यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने क्या किया, वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए 1000 किलोग्राम वजन वाले स्वदेशी हवाई बम का क्या किया है, सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आओलोंग महोत्सव जो अभी हाल ही में चर्चा का विषय है कि हाल ही में खबरों में था, किस राज्य का कोनाक राजनीति द्वारा एक मनाया जाता है। ठीक, यानी कि आओलोंग जो महोत्सव है वो किस राजनीतिक द्वारा मनाया जाता है। तो अगर ऑप्शन देखें तो मणिपुर, नागालैंड, आसाम, मिजोरम, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागालैंड राज्य में यह महोत्सव मनाया जाता है। तो आओलोंग महोत्सव जो है नागालैंड के कोनाक की जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। किसका, कोनाक की जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, जो वसंत के आगमन और नई फसल की बुवाई का एक प्रतीक माना जाता है। इसलिए ये जो महोत्सव है ये हर साल होता है नागालैंड में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अप्रैल 2026 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर परिचालन में हैं। यानी कि जो 7 अप्रैल 2026 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो भारत में कुल कितने वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं यानी कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर परिचालन में है, यानी कि अभी कितने परिचालन में हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है अगर 20, 22, 24, 26 ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर हम सही आंसर की बात करें तो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभी जो 2026 तक अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत में कुल 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं जो भी परिचालन में हैं। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में 24 वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर हैं जो काम कर रहे हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता जो है वो 8780 मेगावाट है। यानी कितना है कि 8780 मेगावाट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट की लोकसभा सीटों का जो वितरण है वर्तमान में किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है। यानी कि अभी जो वर्तमान में जो लोकसभा
कि जो सीटों का जो वितरण है वो पूछ रहा है कि किस जनगणना के आधार पर आधारित है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो ये जो अभी जो वर्तमान में जो सीटों का जो विवरण चल रहा है वो 1971 में जनगणना हुई थी, उसके आधार पर ये अभी लोकसभा सीटों का वर्तमान वितरण जारी है। ठीक है, तो अभी ये क्या है, अभी ये कोई चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि अभी जो नारी शक्ति महिला का जो अभी एक बिल पास होना था वो गिर गया है। हालांकि बिल तो इस पर हम एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं, बहुत जल्द आजकल में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, कि नारी शक्ति क्या है, जो बिल हुआ या पास हुआ या नहीं हुआ, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का जो वितरण है वो 1971 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर है। हालांकि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद यानी परसिमन डिलिमिटेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू होने की संभावना है। यानी कि अभी तक जो राज्यों के बीच जो लोकसभा सीटों का जो वितरण चला रहा है वो 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर। लेकिन अभी क्या है कि हाल ही में जो चर्चा का विषय बना है कि 2026 के बाद जो होने वाली जनगणना है उस परसिमन के बाद प्रक्रिया फिर से शुरू होने की संभावना है। यानी कि 2026 में अगर जनगणना होगी तो उसके हिसाब से फिर लोकसभा सीटों का क्या होगा, एक वितरण होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड जो है वो 2026 किताब किसने जीता है। यानी कि मिस इंडिया जो वर्ल्ड की जो किताब है वो किसने जीता, तो वो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साध्य सतीश जी जो हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 को जो किताब है वो इन्होंने जीता है। तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 के 61 यानी कि 61वें संस्करण में गोवा के साध्य सतीश, ठीक है, गोवा के साध्य सतीश को विजेता चुना गया है। और ये महाराष्ट्र की राजनंदिनी पहल के रनअप रही हैं। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र की जो राजनंदिनी पहल थी उस पर ये रनअप थी। तो ये गोवा के साध्य सतीश थे जो विजेता चुनी गई हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे कोचिंग डिपो कौन सा बना है। यानी कि भारत का जो पहला वाटर न्यूट्रल है, ठीक है, वो रेलवे कोचिंग डिपो का कौन सा बना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है कि अगर हम देखें तो निजामुद्दीन डिपो यानी कि जो दिल्ली में स्टेशन है, पेरम्बूर डिपो चेन्नई में, कंक्रिया डिपो अहमदाबाद में, वाडी बंदर डिपो मुंबई में। ये 4 ऑप्शन है। अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कांक्रिया डिपो अहमदाबाद में जो है वो जो है एक वाटर न्यूट्रल रेलवे कोचिंग डिपो बना है। ठीक है, तो इसका क्या काम है, तो इसका हम देखते हैं कि ये अहमदाबाद का कांक्री कोचिंग डिपो भारत का पहला वाटर न्यूट्रल डिपो बन गया है, जहाँ यहाँ इस्तेमाल किए गए पानी यानी नॉन पोर्टेबल वाटर को पूरी तरह से रिसाइकिल का ट्रेनों की धुलाई में दोबारा उपयोग किया जाता है, जिससे रोजाना लगभग 1,60,000 लीटर पानी की बचत होगी। ठीक है, इसका क्या काम है कि अहमदाबाद की जो कांक्रिया कोचिंग डिपो है भारत का पहला न्यूट्रल वाटर डिपो बन गया, जहां यह इस्तेमाल किए गए पानी यानी जो पानी इस्तेमाल किया गया उसको नॉन पोर्टेबल वाटर को पूरी तरह रिसाइकलिंग करेगा। रिसाइकलिंग करने के बाद ट्रेनों की धुलाई में फिर क्या होगा, वही पानी दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे क्या होगा, रोजाना लगभग 1,60,000 लीटर पानी की बचत होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2026 के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले आध्यात्मिक संत के रूप में चुना गया है। यानी जो ग्रैमी अवार्ड है 2026 का, तो वो हाल ही में जो है एक आध्यात्मिक संत के रूप में उनको चुना गया है। ठीक है, तो इसे ऑप्शन क्या है, सदगुरु जग्गी वसुदेव, दलाई लामा, श्री श्री रविशंकर, स्वामी रामदेव, ये 4 लोग। लेकिन अगर हम देखें 2026 का जो ग्रैमी अवार्ड है उसमें क्या है कि जो आध्यात्मिक जो संत हैं यानी कि दलाई लामा जी को ये चुना गया है। ठीक है, तो तिब्बती जो आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा को उनको शांति और मानवता के संदेश देने वाले संगीत पाठ के लिए 2026 के ग्रैमी पुरस्कारों की श्रेणी में सम्मानित करने की क्या की गई, घोषणा की गई है। ठीक है, यानी कि जो तिब्बती के जो आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा जी, उनको शांति और मानवता के संदेश देने वाले संगीत पाठ के लिए 2026 का जो ग्रैमी पुरस्कार है उस श्रेणी में दलाई लामा जी को रखा गया है, यानी कि इनको वो पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो आज का जो हमारा करंट का टॉपिक था, यानी कि टोटल 11 क्वेश्चन थे,
तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिए, प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, फिर आप हमें बताइए कैसा लगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।